नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा ना, ये हमने पीछे देखा था। टाइम कांस्टेंट तक हमने कवर किया था पोल्स एंड ज़ीरो में। तो हम लोग क्या है कि उसी का ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि वो लेक्चर क्या था 1 आवर से ऊपर हो जा रहा था। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अब से हम लोग लेक्चर जो है छोटे छोटे रखेंगे, 1 घंटे का या 1 घंटा मैक्स, और 45 मिनट्स और 60 मिनट्स के बीच में रखेंगे। तो नहीं अच्छा लगता है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स दूँ आप लोगों को, है ना। मतलब आप लोग भी नहीं देखेंगे उसको, तो अच्छा नहीं है वैसा। तो ये जो है उसी का सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज। तो देखिए, हमने टाइम कांस्टेंट तो देख लिया था, और मैंने आपको बताया क्या था कि टाइम कांस्टेंट को डीके कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो वहाँ पे हमने, अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि पोल्स डिस्क्राइब द डीके कांस्टेंट, मतलब क्या, टाइम कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये पार्ट तो हमने देख लिया है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट वाला। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लैंग्वेज लिखा है। जस्ट लाइक रियल पार्ट डिफाइंस द टाइम कांस्टेंट, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रूट्स डिफाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बाय विच सिस्टम ऑसिलेट्स, ठीक है। तो देखिए, मैंने टाइम कांस्टेंट के लिए क्या बोला था कि जो रियल पार्ट रहता है, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ द जो रूट रहता है वो हमारा डीके कांस्टेंट को डिफाइन करता है। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स रूट हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट हो, और मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि कॉम्प्लेक्स रूट जो है ये क्या होता है, कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स रूट। तो मैंने आपको पहले ही ये बात बता दिया है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है ना, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी जो पार्ट है, ये हमारे किसको राइज देता है, इट गिव्स राइज टू साइनूसॉइडल रिस्पॉन्स, ठीक है, साइनूसॉइडल रिस्पॉन्स को देता है। देखिए कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। तो हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था, ये वाला, GS इज इक्वल टू, क्या लिया था हमने, GS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1, ठीक है। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हमने पीछे वाले लेक्चर में ही देखा था, S प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस J रूट 3/2, सॉरी, अरे क्या लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे थोड़ी लिखा था। कैसे लिख सकते हैं, S प्लस हाफ होल स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। या तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए S प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस J रूट 3/2 होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये किस फॉर्म में आ गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, S प्लस हाफ प्लस J रूट 3/2, और एक क्या होगा, S प्लस हाफ माइनस J रूट 3/2, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे यहां पे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे इनवर्स ट्रांसफॉर्म ले लूं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो कैसे लिखूंगा। देखिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करता हूं अच्छे से। ठीक है, ऐसा है। तो हमको क्या पता है कि 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर
प्लस √3/2 होल स्क्वायर इंटू √3/2 इंटू 2/√3। इसका क्या होगा मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2/√3 साइन √3/2t ut, यही होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर कुछ ऐसे लिख दूं मैं इसको तो इसका क्या होगा, देखिए s प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर, इसका क्या होगा देखिए, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे s प्लस a हो गया है तो e टू दी पावर माइनस हाफ t, यहाँ पे देखिए ये मैग्नीट्यूड भी आएगा ना 2/√3 का, तो 2/√3 e टू दी पावर माइनस हाफ इंटू t साइन √3/2 t ut, ये आ गया। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूं ये वाले सिग्नल को तो देखिए कैसे होगा, ये कैसे दिखेगा, कैसा ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू इसका क्या रहेगा, इनिशियल वैल्यू इस सिग्नल का पुट करिए जरा, यहां पे t इक्वल टू 0 तो क्या रहेगा ये हमारा, t इक्वल टू अगर 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, अगर आप ये पूरे सिग्नल को अगर आप प्लॉट करेंगे ना तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, देखिए है ना। और ये जो √3/2 ये क्या है मेरा साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है, लेकिन ये जो ओमेगा है इसको हम ओमेगा डी लिखते हैं। ओमेगा डी क्या है, डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, या नॉर्मल हम बोल सकते हैं। यहां पे हमको डैम्ड वैम्ड का जरूरत नहीं है, मतलब समझने का इतना, हम नॉर्मल इसको क्या बोले, हम इसको नॉर्मल बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, अभी हम इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते थे। यहां पे ओमेगा क्या है, √3/2 रेडियन पर सेकेंड है। और ये जो मेरा आया ना ये हाफ, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी, या जब इसी का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या होता है, इसी का जब रेसिप्रोकल ले लेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, देखिए यहां पे कि कहां गया मेरा रूट्स, हाँ ये देखिए यहां पे रियल पार्ट क्या होगा इसका, s इक्वल टू माइनस हाफ माइनस j √3/2। तो रियल पार्ट का अगर रेसिप्रोकल का मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट हो जाता है। तो ये अगर होगा तो टाइम कांस्टेंट जो आता है ना, या ये जो हाफ वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हाफ वाले को हाफ, एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हाफ। और अगर t मतलब अगर टाइम कांस्टेंट क्या होगा यहां पे 2 सेकेंड होगा, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम ही होता है, टाइम पीरियड होता है। तो देखिए टाइम कांस्टेंट अगर 2 सेकेंड रहेगा तो एक्सपोनेंशियल फ्रीक्वेंसी अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप हाफ बोलेंगे। ठीक है, और यूनिट जो भी आपका रहेगा, अगर सेकेंड रहेगा तो हर्स बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हुआ किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और टाइम कांस्टेंट का। अब देखिए कुछ पोल जीरो प्लॉट का हम लोग बात कर लेते हैं कि पोल जीरो प्लॉट बेसिकली होता क्या है। हम लोग पहले से ही देख रहे थे, मतलब जो भी आगे ये देखिए ये एक पोल जीरो प्लॉट है ना। तो पोल जीरो प्लॉट बेसिकली क्या होता है ना, एस डोमेन में या एस प्लेन में हम जब एक ट्रांसफर फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोल जीरो प्लॉट। ठीक है, अब पोल जीरो प्लॉट हम क्यों करें, क्या उससे हेल्प मिलेगा, तो देखिए पोल जीरो प्लॉट के मदद से ना हम ये पता कर सकते हैं कि सिस्टम क्या है मेरा, स्टेबल है कि नहीं,
कॉजल और नॉन कॉजल, ये जो पार्ट है ना, ये सिग्नल एंड सिस्टम में हम देखेंगे कि हमको कैसे पता चलता है, ठीक है। ये सिग्नल एंड सिस्टम का पार्ट है, लेकिन अभी आप लोग नोट करके रख सकते हैं कि पोल जीरो प्लॉट से हम कॉजैलिटी भी पता कर सकते हैं। और एक क्या है, और क्या पता कर सकते हैं हम सिस्टम में, सिस्टम मिनिमम फेज सिस्टम है कि नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है, ये भी पता कर सकते हैं। अब देखिए, मिनिमम फेज सिस्टम मतलब क्या होता है, all the pole and zero are to the left side of S plane, ठीक है। एक मिनिमम फेज सिस्टम कौन होता है, जिसके कि सारे पोल जीरो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो एस प्लेन के। अब ऐसे ही अगर मैं पूछ लूं नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है, तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसका कि ऑल द पोल्स आर टू द लेफ्ट साइड, बट देयर कैन बी वन और मोर देन वन zeros to the right of S plane, ठीक है, टू द राइट ऑफ S plane। तो अभी मैं क्या करता हूं ना, आपको सिर्फ मैं डेफिनेशन बताता हूं, मिनिमम फेज सिस्टम, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। जब हम लोग कंपेंसेटर कंट्रोलर पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको हम मिनिमम फेज सिस्टम बोलते हैं, क्यों इसको नॉन मिनिमम, एक सिस्टम जिसका कि एक जीरो अगर राइट हैंड साइड में हो, एक या एक से ज्यादा जीरो राइट हैंड साइड में हो, तो क्यों हम उसको नॉन मिनिमम फेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही जानते हैं कि मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है, जिसके कि सारे पोल्स एंड जीरो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में हो। और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होता है, जिसके सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में हो, लेकिन एक या एक से ज्यादा जीरोस हमारे किस साइड में हो, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में हो, ठीक है। और पोल जीरो प्लॉट में क्या बोला, बेसिकली पोल जीरो प्लॉट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रांसफर फंक्शन का इन एस डोमेन या एस प्लेन में, ठीक है। तो देखिए, मैंने ना क्या किया है कि कुछ पोल जीरो प्लॉट्स ना मैंने आप लोगों के लिए मतलब यहां पे ड्रॉ किया है कि कौन से टाइप के पोल जीरो हो सकते हैं सिस्टम में, तो उसी के बारे में मैं बात किया हूं यहां पे। तो देखिए, यहां पे क्या है कि पोल जीरो -1 पे एक पोल है और -2 पे एक पोल है, ठीक है। अगर मेरा सिस्टम कुछ ऐसा दिखे तो मैं क्या लिख सकता हूं, S+1 S+2 ऐसे लिख सकता हूं। अब मेरे को सबसे पहले बताइए यहां पे कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। ये सिस्टम ऑब्वियसली ये सिस्टम जो है स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके दोनों पोल आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, दोनों पोल इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये स्टेबल है। अब अगर मैं टाइम कांस्टेंट का बात करूं तो τ1 क्या होगा, τ1 होगा क्या 1 डिवाइडेड बाई -1 इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या आ गया 1 सेकेंड आ गया। इसका क्या होगा τ2 इज इक्वल टू, तो ये क्या आया ½ सेकेंड आ गया, ठीक है, ½ सेकेंड आ गया। टाइम कांस्टेंट का बात कर लिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स रूट है नहीं। यहाँ पे जो भी रूट है, मतलब जो भी रूट है पोल्स का, वो क्या है रियल में है, कोई इमेजिनरी पार्ट में तो है नहीं। इसीलिए कॉम्प्लेक्स मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा 0 रेडियन पर सेकेंड। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको क्या कीजिए, इसका इन्वर्स लाप्लास लीजिए। तो इन्वर्स लाप्लास लूंगा तो क्या होगा, ऐसे लिख लूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा ½ e⁻ -t माइनस e⁻2t ut, ठीक है। ये आ गया, ये मेरा क्या आ गया gt आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि gt को प्लॉट करना तो gt कैसे दिखेगा,
देखिए अब ये इसको प्लॉट करना बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हैं, मतलब है ना। कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए एट t इक्वल टू 0 सिस्टम का वैल्यू क्या है? एट t इक्वल टू 0 0 होगा। एट इनफाइनाइट क्या होगा? इनफाइनाइट में भी 0 होगा। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसका वैल्यू प्लॉट करना है। तो देखिए ये कुछ ना, इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूंगा ना तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे कुछ दिखेगा। क्यों ऐसे दिखेगा, मतलब क्यों? ठीक है, मतलब बता देता हूँ थोड़ा सा, जब बता ही रहा हूँ अगर पूछ ले कोई तो ठीक है, पता होना चाहिए। तो देखिए एट t इक्वल टू 1, ठीक है, एट t इक्वल टू 1 आप वैल्यू पुट कीजिए, तो ये क्या होगा? e टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर -2 हाफ। तो e टू द पावर -1 क्या होता है मेरा? हाफ इंटू 0.368 माइनस 0.368 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको करूँ तो कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? 0.11628 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी आ रहा है ना सॉल्व करना, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसे नहीं आप लोग सॉल्व करना चाहते तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है मेरा? ये e टू दी पावर -t है। अब e टू दी पावर -2t जो है ये क्या होगा हमारा? कौन ज़्यादा जल्दी डीके करेगा, ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला, ठीक है, ऑब्वियसली ये वाला फास्टर डीके होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे e टू दी पावर मतलब t जब 1 था, ठीक है, जब t का वैल्यू 1 है तब क्या होगा? ये 0.368 होगा। यहाँ पे जब t का वैल्यू हाफ है तभी ये 0.368 हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा जल्दी डीके कर जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी डीके करेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे क्या कि आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसे बनेगा। और अगर आपको ये मैक्सिमा पॉइंट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? बस डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो वैल्यू ऑफ टी आएगा बस उसको पुट कर दीजिए। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करके भी दिखाऊं आप लोगों को तो देखिए हाफ e टू दी पावर -t माइनस e टू दी पावर -2t, डिफरेंशिएट कर लेता हूं, है ना। तो अगर डिफरेंशिएट करूं तो ये क्या आया? हाफ तो आ गया, ठीक है, माइनस e टू दी पावर -t प्लस e टू दी पावर, यहाँ पे प्लस आएगा और 2 e टू दी पावर -2t, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो ये 0 इधर आ गया। e टू दी पावर -t इक्वल टू 2 e टू दी पावर -2t, ठीक है, ये आ गया मेरा। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? e टू दी पावर -t डिवाइडेड बाई e टू दी पावर -2t इक्वल टू 2। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हुआ? e टू दी पावर e टू दी पावर t इज इक्वल टू क्या होगा? ये 2 होगा, तो t इज इक्वल टू ln 2 हो जाएगा, ठीक है, ln 2 होगा ना। मतलब कैसे, मतलब हम समझ नहीं पा रहे क्या? ये कैसे सॉल्व हो गया यहाँ पे? अरे मतलब ठीक है, अब बता ही देता हूँ। तो देखिए e टू दी पावर -t, नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ? e टू दी पावर -t होल स्क्वायर। तो भैया मेरे अगर x टू दी पावर 1 और ये अगर क्या हुआ x स्क्वायर हो गया तो क्या होता है? x टू दी पावर -1 होता है कि नहीं, है ना? होता है ना। मतलब अब बोलेंगे कि यहाँ पे -1, यहाँ पे क्यों ऐसे? अरे मतलब अब कैसे, मतलब मैं बताऊँ आप लोगों को। तो अरे प्लस है, ठीक है, चलिए कंफ्यूज नहीं करता हूँ किसी को, है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है -2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x टू दी पावर -1 प्लस 2 हो जाएगा, तो इसीलिए x टू दी पावर 1, इसीलिए देखिए e टू दी पावर t आ गया, है ना।
ठीक है, समझ गए मतलब हम एकदम मतलब फुल समझ में आना चाहिए चीज़ों को, ऐसे नहीं होना है कि हमको मतलब कुछ समझ में नहीं आया लेक्चर देख रहे हैं बैठ के, तो वो गलत हो जाता है एकदम, है ना। तो t का वैल्यू ln2 आ गया, तो अब t ln2 मतलब क्या होता है, 0.693 होता है। तो ये 0.693 में आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को पुट भी करना है तो पुट करके भी देख सकते हैं, e⁻ ln2 और जो भी वैल्यू है, तो आपको एक gt का वैल्यू मिल जाएगा, मेरे को तो t का वैल्यू मिल गया, आप ये मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैं तो रब कर दे रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों के पास सुविधा है, आप लोग इसको पॉज करके रिवाइंड करके देख के कर सकते हैं मतलब, है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरा पीजेड डायग्राम है वो कुछ ऐसे दिख रहा है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों पोल जो है वो हमारे कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में है। सिस्टम क्या है यहाँ पे, अनस्टेबल। टाइम कांस्टेंट होगा क्या, टाइम कांस्टेंट मैंने पहले ही बताया, टाइम कांस्टेंट जो होता है स्टेबल, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम के लिए होता है, इवन मार्जिनल के लिए भी नहीं, एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम के लिए। तो ये तो भाई मतलब मेरे अनस्टेबल सिस्टम है, तो टाइम कांस्टेंट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का बात हो गया। अब अगर ट्रांसफर फंक्शन लिख लूँ तो कैसे लिखूंगा, 1/(s-1) इंटू s-2, ऐसे कुछ लिख लिया, ठीक है। ऐसे अगर लिखता हूँ तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो 1/(s-1) माइनस 1/(s-2), तो देखूँ -2 यहाँ आया +1, अच्छा तो उल्टा लिख लिया, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लिखूँगा तो ये यहाँ पे -2 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हुआ मेरा, लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो ठीक है इसको चेंज करता हूँ, ऐसे नहीं लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख लूँ, देखिए 1/(s-2) माइनस ऑफ 1/(s-1), तो ये -1 यहाँ, ठीक है अब सही है एकदम मतलब सही है। और अगर हमको नहीं आता है तो लाप्लास का आप देख लीजिएगा a/b करके, वो मेथड कर सकते हैं। तो अब अगर इसका इन्वर्स ले लूँ तो क्या होगा, e⁻² माइनस e⁻t ut। अब इसका जो ग्राफ बनेगा ये बहुत सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है, मतलब ये जो कुछ ये तो राइजिंग एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, है ना, राइजिंग एक्सपोनेंशियल बनेगा एकदम सिंपल सा कुछ, ऐसे आप लोग देखेंगे ये ग्राफ बन जाता है ना, ऐसे ही कुछ ग्राफ बनता है, तो इसमें कोई इतना वरी करने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो रूट्स है वो अनस्टेबल है, लेकिन उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है बोल के ये क्या होगा मेरा, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नहीं रहेगा। अब देखिए ये मेरा केस सी है, ठीक है, केस सी हो गया। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या देखते हैं, सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। सिस्टम मेरा स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, दोनों जो कॉम्प्लेक्स रूट है ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन पे है, तो सिस्टम तो स्टेबल होना ही है। टाइम कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, देखिए रियल पार्ट ऑफ द रूट क्या है, -½ है ना, मतलब ये -½ है ना यहाँ पे रियल पार्ट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -1 डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द रियल पार्ट, तो ये क्या आ गया 2 सेकेंड आ गया, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। अब क्या बात करेंगे हम कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में इसका पहले ही कैलकुलेट करके दिखाया हूँ, क्या होगा इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, √3/2 रेडियन पर सेकेंड। कैसे, अभी किए एकदम मतलब, है ना, यहाँ पे किए कि नहीं, √3 रेडियन पर सेकेंड। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे, GS को क्या लिख सकता हूँ, मतलब मैं 1 डिवाइडेड बाई S, यहाँ पे रूट्स क्या क्या है, S = -½ ± J √3/2, ऐसा है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, S + ½ - J √3/2, S + ½ + J √3/2, ऐसे लिख लिया। अब अगर इसको मैं देखिए ये किस फॉर्म में है, a + b - b, सॉरी क्या बोल रहा हूँ,
मतलब अगर इसको a पकड़ लेता हूं, इसको b, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म में है कि नहीं? तो क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख लिया s प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4, या √3/2 होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, √3/2 होल स्क्वायर लिख लिया। इतना गंदा लिख दिया हूँ मतलब, है ना, तो कोई पढ़ेगा तो सोचेगा मतलब क्या पढ़ा दिया हूँ, √3/2 होल स्क्वायर। अब हमको ये दिख ही रहा है, मतलब ये साइन के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा मेरा, अगर इन्वर्स लूंगा तो ये ओमेगा डी है मेरा, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इस पॉइंट पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, इसका मैंने ग्राफ भी, मतलब इसका मैंने टाइम डोमेन सिग्नल भी दिखा दिया है कैसे होगा, तो इस पे हम टाइम नहीं वेस्ट करते उतना, है ना, मतलब। और अब देखिए तो जरा नीचे वाला मेरा जो डी वाला है, ये क्या है, ये सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, क्या है? तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पोल है टू द राइट साइड ऑफ एस प्लेन, ठीक है, राइट साइड ऑफ एस प्लेन है, तो ये अनस्टेबल सिस्टम हो गया। इसका मतलब क्या, टाइम कांस्टेंट का कोई भी कंसेप्ट यहाँ क्या है, इनवैलिड हो जाएगा। कंसेप्ट कुछ है ही नहीं यहाँ टाइम कांस्टेंट का। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा यहाँ पे, और वो कैसे होगा हम फाइंड आउट करते हैं थोड़ा। GS इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे पोल्स का पोजीशन क्या क्या है, हाफ प्लस माइनस जे √3/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो ज़रा, s माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस जे रूट, अच्छा जे क्यों लिखूं, मतलब गलत हो जाएगा ना, इसको क्या लिखूं, प्लस √3/2 होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसका इनवर्स लाप्लास लूंगा तो क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे, √3/2 e⁻½ sin √3/2 ut। अरे क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है ना। तो ये कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखिए तो जरा, ऐसे लिख लिया। यहां पे मेरा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नहीं है, डैम्प्ड नहीं है, यहां पे जो है मेरा अनडैम्प्ड भी बोल सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल राइज इन फ्रीक्वेंसी है। यहां पे जो साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी है वो राइज करेगा, ठीक है। ये किसके लिए राइज करेगा ये भी देख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, ये वाले को अगर मैं प्लॉट करूं, ठीक है, तो एट t = 0 क्या होगा। अच्छा पहले तो मैं ग्राफ बना लूं जरा, देखिए यहां पे बनाता हूं मैं इसको। एट t = 0 दोनों जो सिग्नल है वो, मतलब सिग्नल जो है वो 0 पे रहेगा। क्यों, t = 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। अब उसके बाद e⁻½ का कैसे रहेगा, ये तो ऐसे एक्सपोनेंशियल है ना। तो अब जो साइन है ना, ये बेसिकली इसके बीच में ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये √3/2 रेडियन पर सेकेंड है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो है ना, ये एक्सपोनेंशियल राइजिंग के वजह से e⁻+ जो भी है, इसके वजह से इसका एम्पलीट्यूड जो है ना कॉन्स्टेंटली बढ़ते जाएगा। इसी वजह से एट t = पे क्या होगा, मेरा सिस्टम अनबाउंडेड होगा, या t का वैल्यू अगर आप इसमें इनफाइनाइट पुट करेंगे तो e⁻∞ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इसीलिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो साइन का ग्राफ है ना, ये हमारा बाउंडेड बाई e⁻½ रहेगा ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये वाले सिग्नल का ग्राफ हुआ। तो थोड़ा हमको पता होना चाहिए ये सब चीजें, जीके है मतलब। अब देखिए ये वाला तो बहुत ही सिंपल है, मतलब है ना, ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सा है। ये क्या है, देखिए यहाँ पे मेरा एक बात बताइए, यहाँ पे ये सिस्टम क्या है, सबसे पहले स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ये वाला मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर पोल्स
अगर मेरे पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं तो मेरा सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल। क्या यहां पे रियल पार्ट है रूट का, नहीं है। टाइम कांस्टेंट का यहां कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या यहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। और उस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को हम अनडैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहेंगे। देखिए कैसे, देखिए यहां पे पोल का पोजीशन क्या है, प्लस माइनस जे है, ठीक है, प्लस माइनस जे है। तो जीएस क्या लिख सकता हूं मैं, एस प्लस जे, एस माइनस जे। तो डायरेक्ट इसको क्या लिखूं मैं, एस स्क्वायर प्लस 1। अगर इसका इन्वर्स लूंगा तो क्या होगा, ये मेरा साइन टी हो जाएगा। साइन टी क्या, यूटी, यूटी लिखना कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, मतलब है ना। तो साइन टी यूटी लिख दिए। अब इसका ग्राफ सबको पता है, मेरे को क्या बताना, मतलब है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड आ गया। और ये जो ओमेगा है इसको हम अनडैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, अनडैम्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अनडैम्ड। ना ही ग्रोइंग फ्रीक्वेंसी ना ही डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि देखेंगे अगर हम ग्राफ करते हैं साइन टी का तो कैसे रहेगा, ठीक है। ना तो ये सिग्नल एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, ना तो ये सिग्नल एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, ऐसे, ठीक है। ये कांस्टेंट पे ही रह रहा है, कांस्टेंट। इसका जो एम्पलीट्यूड है ये मेरा बाउंडेड है, ठीक है, दो वैल्यूज के बीच में, जो कि यहां पे 1 है। तो इसीलिए ये क्या है, मेरा मार्जिनली स्टेबल है। मार्जिनली स्टेबल क्यों मार्जिनल है, क्योंकि एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। मैं ये बोल सकता हूं कि ये 1 से लेके -1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा ये मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूं। मैं रेंज ऑफ वैल्यू बोल सकता हूं कि 1 से लेके -1 में लाई करेगा एट t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, लेकिन वैल्यू क्या होगा ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस टाइप के सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मैं आशा करता हूं मतलब आप लोग इसका नोट्स ले रहे हैं और सब नोट कर ले रहे हैं, है ना, मतलब पॉज रिवाइंड कर करके, तो वो कर लीजिए थोड़ा। अच्छा, तो इसके बाद और कितने पोल जीरो है, अच्छा काफ़ी सारे हैं, मतलब सिंपल सिंपल ही है, ठीक है, मतलब हो जाएगा और 10-15 मिनट में, मतलब और ज़्यादा कुछ बढ़ा तो है नहीं, 10-15 मिनट ही और ज़्यादा लगेंगे, ठीक है, मतलब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये क्या है, यहां पे रिपीटेड पोल्स है। क्या है यहां पे, रिपीटेड पोल्स एट इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो अगर यहां पे भी क्या है, सिस्टम स्टेबिलिटी का बात करूं मैं, तो अभी मैं कमेंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा अभी, है ना, देखेंगे हम क्या होता है। अगर मैं इसका जीएस लिखूं, अगर जीएस लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए यहां पे जो रूट्स है वो कहां कहां है, ±J1 पे है एक, दूसरा वाला भी जो है वो भी ±J1 पे है। तो अगर मैं जीएस लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, S² + 1, S² + 1, इसको क्या लिखूं, 1 डिवाइडेड बाई S² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब अब इसका इन्वर्स लाप्लास लेना पड़ेगा। तो देखिए अब इन्वर्स लाप्लास में कैसे लेता हूं, फ्रेश पेज ले लेता हूं। ये आया हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, साइन टी का लाप्लास क्या होता है, 1/S² + 1। टी साइन टी का क्या होगा, मैंने पहले ही बताया है आपको, अगर एक्स टी का लाप्लास एक्सेस हो, टी एक्स टी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी या मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी बता चुका हूं मैं लाप्लास में, d/ds एक्सेस हो जाता है ना। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये डिफरेंशिएट होगा ना, मतलब डिफरेंशिएट। तो देखिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये हो गया मेरा क्या लिखूं इधर, तो देखिए
इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो एस स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर माइनस 1 डी बाई डी एस, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट करूँ तो कैसे लिख दूंगा, विच इज़ इक्वल टू -2, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस की मतलब आप लोग ना कभी कभी एकदम समझना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, x टू दी पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, क्या होता है, -1/x² होता है ना, तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, है ना, एकदम मतलब हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है मेरा, क्यों माइनस है, अरे ये वाला माइनस आ गया ना यहाँ पे मतलब, और ये वाला माइनस क्यों आया, ये पावर की वजह से आया ना, मतलब हम कभी कभी सब चीज़ भूल जाते हैं। x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n x टू दी पावर n-1, तो उसी हिसाब से कर रहा हूँ मैं, है ना, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। तो अगर करूँ इसको तो क्या लिखूंगा मैं, देखिए चेन रूल वेन रूल सब एक साथ लगा दिया, अब ये आ जाएगा, देखिए एकदम मतलब आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए चेन रूल लगाया, ये वाले को अंदर वाले को भी तो डिफरेंशिएट करूंगा तो 2s आ गया। तो अब क्या लिखूं मैं, ये लाप्लास किसका हुआ, t साइन t का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब ओके। अब मुझे एक बात बताइए, मेरा ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन क्या है, कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है, यहां पे देखिए एक s एक्स्ट्रा आ गया। अब इस s को हटाने के लिए मैं क्या करूं, s को हटाने के लिए क्या करूं, अगर मेरे पास देखिए कि xt का लाप्लास अगर मेरा xs है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं इस सिग्नल को xt dt, तो ये क्या होता है मेरा xs बाई s हो जाता है। तो अगर मैं इस सिग्नल को इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो अब मैं क्या लिखूं इसको, 0 टू t टाउ साइन टाउ डी टाउ, और अगर मैं लाप्लास ले लूं इसका तो क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया। मैं आइलेट आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, आइलेट रूल पहले ही बता चुका हूं कैसे करना है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं यहां पे वीडियो लिंक दे दूंगा लाप्लास का, आप लोग प्लीज देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मैंने वहां पे आइलेट बताया हुआ है। तो अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो कैसे इंटीग्रेट करूंगा, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन का बात जब आ ही गया है तो अब अगर इंटीग्रेट करूं तो देखिए इसको कैसे करूंगा, यहां पे अगर आइलेट लिख लूं मैं, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या आना है, एल्जेब्रिक को आना है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, तो ठीक है मतलब। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 टू t टाउ साइन t टाउ, तो अब अगर इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, देखिए इसको इंटीग्रेट करता हूं तो टाउ बाहर हो गया, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा है, इसको इंटीग्रेट करना ज्यादा टफ है, और टाउ हो गया। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस टाउ, और ये क्या हुआ मेरा 0 टू t हो गया, है ना, ये माइनस है, इसका खुद का माइनस है ना, इसको मतलब टाउ माइनस कॉस टाउ नहीं समझेंगे, है ना, गलत नहीं कर लेना है। और अब माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 1 हो जाएगा, और साइन t इंटीग्रेट होगा तो फिर से क्या होगा, कॉस टाउ हो जाएगा, डी टाउ 0 टू t। अब अगर इसको फिर से लिख लूं तो देखिए कैसे लिखूंगा, टाउ, और ये इसका इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर लेता हूं, तो कॉस टाउ 0 से लेके t, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट साइन टाउ हो जाएगा, साइन टाउ 0 टू t। बस अब पुट कर लेते हैं इसको, तो t मतलब टाउ, अच्छा तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू पहले 0 आएगा, तो 0 आएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया वहीं पे। और दूसरे में क्या होगा, ये माइनस t, ठीक है, माइनस t कॉस t, और ये क्या हुआ, यहां पे भी प्लस साइन t आ जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन t
माइनस टी कॉस टी, ठीक है, साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो ये सिग्नल मेरा बेसिकली दिखेगा कैसे? अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो ये सिग्नल मेरा दिखेगा कैसे? ये सिग्नल को मैं और सिंपल भी कर सकता था। अगर मैं यहाँ पे एक एस रख लेता, एस रखता मतलब क्या, अगर यहाँ पे एक मैं ज़ीरो रख लेता, लेकिन मैंने नहीं किया, वैसे मेरे को दिखाना था। तो ये जो सिग्नल है इसको अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो अब मैं कैसे प्लॉट करूँगा? तो देखिए अब मैं प्लॉट करता हूँ इसको, है ना। हमारे पास ये आ गया, तो और एक फ्रेश पेज ले लेता हूँ मैं, मतलब साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करता हूँ, टी कॉस टी को, है ना, टी कॉस टी को प्लॉट कर लेता हूँ। तो देखिए टी कॉस टी मेरा कैसे दिखेगा? ये मेरा t है और इसके बीच में मेरा cos t होगा। तो cos t जो है ये कुछ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखेगा, अनबाउंडेड टाइप का। ये माइनस होगा तो कुछ नहीं, ये वाला जो है ये नीचे आ जाएगा, ये वाला जो है ये ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो अगर इसको माइनस करूंगा तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये नीचे दिखने लग जाएगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब, है ना, ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा ये। और इसके साथ हमको किसको ऐड करना है? इसके साथ हमको ऐड करना है किसको? साइन टी को ऐड करना है। अब मुझे बताइए ये सिग्नल क्या होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अगर मैं इसको ऐड करूं ये वाले सिग्नल के साथ, बताइए मेरे को, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? बहुत बढ़िया, अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? अरे देख रहे हैं ना, मतलब हम तो अनबाउंडेड सिग्नल है यहाँ पे, अनबाउंडेड सिग्नल को एक बाउंडेड सिग्नल से ऐड कर रहा हूं तो क्या होगा? अनबाउंडेड ही होगा ना। मतलब इन्फिनिटी को अगर मैं 10 से ऐड कर दूं तो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा ना। मतलब इन्फिनिटी के साथ कोई भी नंबर ऐड करूं तो वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। यहां पे देख रहे हैं आप, इसका वैल्यू एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी क्या होगा? एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इसका वैल्यू क्या होगा? टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये वाला जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि टी इन्फिनिटी है। कॉस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉस का वैल्यू क्या होगा? कॉस टी जो रहेगा वो -1 से +1 के बीच में रहेगा, लेकिन इन्फिनिटी इंटू 1 या +-1 कुछ भी वैल्यू रहे वो मेरा क्या रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा। और ये भी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगा +-1 के बीच में, तो ये माइनस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, मतलब, है ना, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कॉस टी का वैल्यू -1 है, +1 है, क्या है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अगर रिपीटेड पोल्स एट इमेजिनरी एक्सिस आए तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और जब हम लोग राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया देखेंगे तब हम लोग पता लगाएगा कि डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मतलब बस अब कुछ और बचे हुए हैं, तो ये होमवर्क दे दूं क्या? मतलब अच्छा नहीं, मैं ही सॉल्व करूंगा, है ना। तो अब मेरे को यहां पे बताइए, हमने कहां तक किया था? ABCD में F तक। अब इसको G पकड़ लेता हूं, G फॉर जीनियस, है ना। हाँ, दूसरा कुछ नहीं, G फॉर दूसरा कुछ नहीं पकड़ना है, मतलब, है ना, पता है सब मेरे को। हाँ, G फॉर जीनियस ही पकड़ना है, पार्ले जी वाला। पता चला लड़के लोग G फॉर कुछ दूसरा पकड़ ले। तो G फॉर जीनियस, G फॉर गुड। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला सिस्टम है। तो सबसे पहले सिस्टम का स्टेबिलिटी का बात करते हैं। सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है? श्योरली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? अरे भाई, मतलब दोनों पोल्स आप देखो कहाँ हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ही है ना। अगर नहीं भरोसा होता तो अभी हम लोग मतलब देख लेंगे। टाइम कांस्टेंट, मैंने क्या बोला है? टाइम कांस्टेंट जो होता है ये एब्सोल्यूट स्टेबल वाले पोल की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट रहेगा वो क्या रहेगा? हाफ सेकेंड रहेगा। इसकी वजह से टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा, है ना। और अगर आपको ये सिस्टम स्टेबल नहीं लग रहा है तो देख लेते हैं, GS क्या लिख सकता हूं मैं? ऐसे लिख सकता हूं,
अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखिए तो बेशक लिख सकता हूँ, मतलब कोई गलत लिखा ही नहीं है ना। इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ, हाफ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2t ut। इसका मैं ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ, इसका ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट हो चुका है और आपने देखा था वो क्या था, स्टेबल आ रहा था। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसमें t इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट कीजिए। तो t इक्वल टू इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। एक फाइनाइट वैल्यू मेरे को मिल रहा है, फाइनाइट वैल्यू एट t इक्वल टू इन्फाइनाइट में मिल रहा है, इसीलिए ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब अगर इसका बात करूं तो ये सिस्टम मेरा डायरेक्टली अनस्टेबल है और मैं चाहता हूं इसका ग्राफ आप लोग खुद प्लॉट करेंगे। अगर मैं GS लिख दूं तो GS क्या होगा, 1/s s माइनस 2, और ये कुछ क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, हाफ 1/s माइनस s माइनस 2। तो ये क्या हुआ, s माइनस 2 इधर आएगा, अच्छा तो इधर माइनस लिख लेता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ e टू दी पावर 2t माइनस 1 ut। इसका ग्राफ आप लोग खुद प्लॉट करेंगे, है ना, ये आप लोग खुद प्लॉट करेंगे, एकदम सिंपल सा ग्राफ है। और ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। क्या यहाँ पे कोई भी मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या टाइम कांस्टेंट का कुछ भी ये है कंसेप्ट है, बिल्कुल नहीं है। दोनों केसेस में मेरा यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पार्ट मतलब इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं कोई रूट का, ठीक है। और यहाँ पे तो मतलब ये तो अनस्टेबल है, तो कोई भी कंसेप्ट ही नहीं है। अब लास्ट ये बच गया हमारा कि अगर रिपीटेड पोल्स आ जाए मेरे कहाँ, रियल एक्सिस पे टू द लेफ्ट साइड, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करूँ, कहाँ तक किए थे, G, ये H है, ये I है और ये क्या है मेरा J है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूँ, सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, पक्का स्टेबल है। क्यों, क्योंकि दोनों पोल्स जो है ये मेरे राइट हैंड साइड पे है, इसीलिए मेरा सिस्टम क्या है, यहाँ पे स्टेबल है, सिस्टम पूरा स्टेबल है। टाइम कांस्टेंट का बात करूँ तो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट हाफ सेकेंड ही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसका अगर मैं GS लिखता हूँ तो GS क्या होगा, GS अगर लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, s प्लस 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखिए अगर मैं इसका इन्वर्स लाप्लास लूँ तो कैसे लूँगा, e टू दी पावर माइनस 2t ut का क्या होता है मेरे को ज़रा बताइए, 1/s प्लस 2, ठीक है। t e टू दी पावर 2t ut का क्या होगा, इसी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, माइनस d/ds 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मेरा, 1 डिवाइडेड बाई s प्लस 2 होल स्क्वायर। तो मेरे को g ऑफ t क्या मिला, g ऑफ t ये मिला। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये बेशक स्टेबल सिग्नल है। क्यों स्टेबल है, देखिए यहाँ पे t का मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन t का मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियली डीकेइंग सिग्नल के साथ है। तो 0 इंटू इनफाइनाइट अगर आप करेंगे, आपको क्या पता होता है, ये 0 होता है ना। 0 इंटू 10,000 करेंगे 0 ही होता है। तो अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो ये कैसे दिखेगा, आपको पता है कुछ, ये कुछ मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, है ना, मतलब ड्रॉ कर दूंगा, लेकिन इसको भी सॉल्व आप ही को करना है। आप लोग मुझे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये वाले सिग्नल का मैक्सिमा वैल्यू कहाँ पे आता है और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन GT क्या होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, है ना। ये आप लोगों को बताना है। मेरे को कैसे बताना है ये मैंने आपको पहले ही बताया है। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक मैक्सिमा पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे एक मेरे पास मैक्सिमा पॉइंट है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर आप लोग मेरे को वैल्यू बताएंगे t का, फिर g ऑफ t का, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। हाँ, तो ये सिस्टम स्टेबल है, दिख ही रहा है आपको, ठीक है, सिस्टम मेरा स्टेबल है। और सिंपल अगर ये वाले का बनाऊंगा ना तो ये वाला अनस्टेबल होगा, और इसके लिए जो g ऑफ t आएगा ना, ये कुछ ऐसे आएगा, t e टू दी पावर 2t ut, ठीक है। मतलब
एकदम ही सिंपल सा है। GS क्या आएगा इसके लिए 1/s-2 होल स्क्वायर। तो आपको दिख ही रहा है ये आएगा। दोनों राइजिंग सिग्नल है, t भी क्या है अनबाउंडेड सिग्नल है, t इक्वल टू इन्फिनिटी, और e टू द पावर 2t ये भी अनबाउंडेड है। तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या होगा, ये छोटा वाला इनफाइनाइट है, ये बड़ा वाला इनफाइनाइट है, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट दूसरे इनफाइनाइट से मल्टीप्लाइड होगा, अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा अनस्टेबल सिस्टम हो गया। तो ये मैंने क्या किया, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ पोल जीरो प्लॉट भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसी के साथ क्या होता है कि हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है ये कंप्लीटली कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैंने 2 पार्ट में लेक्चर 4 को कंप्लीट किया है क्योंकि बड़ा हो जा रहा था। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत देख रहे हैं आप लोग, मतलब बोलता हूँ और आपको देख भी रहा होगा, मतलब सब्सक्राइबर तो सिर्फ 220-230 भी नहीं हुए अभी तक, है ना, मतलब इतना कम है सब्सक्राइबर। और मैं फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ गेट का, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर्स बना रहा हूँ कंट्रोल सिस्टम में। तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालता हूँ, ऐसे नहीं मतलब रट के पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, एफ़र्ट डाल के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों से बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको क्या करेंगे, मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और वो लोग सब्सक्राइब करेंगे अगर उन लोगों को लेक्चर पसंद आता है मेरा। तो अगर पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए, मतलब ऐसे नहीं ज़बरदस्ती का सब्सक्राइब कर रहे हैं हम ना, है ना, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।